हेलो स्टूडेंट्स, फिज़िक्स का पेपर सेकंड आपका ख़त्म हो चुका है। आज से मैं आपको नया पेपर स्टार्ट करती हूँ। थर्ड पेपर है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, जिसमें शायद फर्स्ट यूनिट आपको पहले मैडम जो पढ़ाती थी वो पढ़ा चुकी होंगी। मैं आपको इंटरफियरेंस से इसको स्टार्ट करती हूँ। और इसके अलावा इंटरफियरेंस ख़त्म होने के बाद जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहें वो मुझे आप बता दें, मैं वही टॉपिक आपको पढ़ा दूंगी। पहले आज हम इंटरफियरेंस से स्टार्ट करेंगे। व्यतिकरण होता क्या है? व्यतिकरण जब समान आवृत्ति की, सेम फ्रीक्वेंसी की दो या दो से अधिक तरंगें एक ही रेखा के अनुदिश किसी पॉइंट पर एक साथ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करती हैं, तो उस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट डिस्टरबेंस है वो उन वेव्स द्वारा इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस डिस्टरबेंस से डिफरेंट होता है। रिजल्टेंट डिस्टरबेंस वेव के एम्पलीट्यूड और उनके बीच जो फेज है उसके रिलेशन पर डिपेंड करता है। और ये जो इवेंट है इसको हम इंटरफियरेंस यानी कि व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण को समझने के लिए हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। पहले यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, उसने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा लाइट के इंटरफियरेंस के इफ़ेक्ट को प्रदर्शित किया था। प्रकाश के व्यतिकरण के प्रभाव को किसने प्रदर्शित किया था? यंग्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। और उस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं यंग का द्विस्लिट प्रयोग यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एस एक, ये आपका एस है, ये क्या है, एक वर्णीय प्रकाश सोर्स, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। इसके सामने क्या किया हमने, इसके सामने दूरी पर रेखा चित्र दो S1 और S2 बनाए जाते हैं। मतलब क्या किया हमने, कैसे बनाया कि ये आपका एस है, एक एक वर्णीय प्रकाश सोर्स है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है। इसके सामने हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर कागज का गत्ता रख दिया और इस गत्ते पर प्रकाश या एस से जो प्रकाश है समान दूरी पर दो रेखा छिद्र S1 और S2 बना लिए, जिन्हें हम स्लिट कहते हैं। अब इस गत्ते से पीछे थोड़ी दूरी पर एक पर्दा रखा जाता है। ये क्या है, पर्दा है। ये तो गत्ता है, यहाँ लाइट डालकर हमने यहाँ पर इस पे दो स्लिट बना लिए हैं समान दूरी पर। अब जब प्रकाश सोर्स S दीप्तिमान होता है, आपका क्या हो गया कि S एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है, इससे आपने दो पिन होल्स क्रिएट कर लिए, ये आपके पास है। तो जब लाइट वेव स्क्रीन पर पड़ती है, तो जब लाइट आपकी वेव चली और इस पे ये S1 S2 हैं, तो जब लाइट वेव होती है तो ये जो आपका स्क्रीन है इस पर कुछ जगह पर तो तीव्रता मैक्सिमम होती है और कुछ जगह पर तीव्रता मिनिमम होती है। मतलब कुछ जगह इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और कुछ जगह पर इसकी इंटेंसिटी मिनिमम होती है।
और ये जो अधिकतम और मिनिमम तीव्रताएं पर्दे पर एकांतर क्रम में पाई जाती हैं और ये तीव्रताएं कुछ दूरी में फैली होती हैं, जिन्हें हम इंटरफियरेंस फ्रिंजेस, व्यतिकरण फ्रिंजेस कहते हैं। जिन व्यतिकरण फ्रिंज की तीव्रता मैक्सिमम होती है उन्हें दीप्त फ्रिंज, और जिनकी मिनिमम या ज़ीरो होती है उन्हें हम डार्क फ्रिंज कहते हैं। दीप्त और अदीप्त। और ये जो दीप्त और अदीप्त यानी कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो बन रही हैं उसकी प्रक्रिया ये पूरी है। ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है। ये गत्ते से आपने दो छेद करके दो आपने स्लिट्स बना ली। ये पर्दा पीछे रखा हुआ है और इस पे लगातार जब लाइट पड़ती है इससे तो आपकी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस यानी कि जिनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो ब्राइट है और जिसकी इंटेंसिटी मिनिमम है वो डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। अब कैसे बनती हैं? वेव थ्योरी ऑफ लाइट की बात करें तो हमें ये मालूम है कि लाइट जो है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में गति करती है। ये क्या बने हुए हैं? वेव फ्रंट के रूप में, तरंगार्ग के रूप में गमन करती है और इसका प्रत्येक बिंदु, इस पॉइंट का प्रत्येक तरंगार्ग का प्रत्येक बिंदु सेकेंडरी वेवलेट एमिट करने का सोर्स होता है। यानी कि इस तरह कार्य करता है हर पॉइंट जैसे कि ये सेकेंडरी वेवलेट यानी कि द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न कर रहा हो। तो इस प्रकाश सोर्स S से उत्सर्जित तरंगार्ग जब स्लिट S1 और S2 पर आपतित होते हैं, पड़ते हैं, तो S1 और S2 के द्वारा एक ही वेव फ्रंट के अंशों से सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होती हैं और वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर जाती हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं और इस सुपरपोजिशन यानी कि इस अध्यारोपण की क्रिया में इस स्क्रीन पर जिन पॉइंट पर तरंगे सेम फेज में सुपर इम्पोज होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, उन पॉइंट्स पर आयाम का मान अधिकतम होता है यानी कि तीव्रता अधिकतम होती है और वहाँ पर व्यतिकरण की ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। और जब तरंगे अपोजिट फेज में अध्यारोपित होती हैं तो उन पॉइंट पर परिणामी आयाम जो होता है वो मिनिमम या ज़ीरो होता है और वहाँ पर व्यतिकरण की अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। अब आपके जो ये S1 और S2 से एक ही आयाम की सेकेंडरी वेवलेट्स उत्पन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही सोर्स से उत्पन्न हुए हैं। तो चूंकि S1 और S2 से एक ही आयाम की सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए जब हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की बात करते हैं यानी कि संपोषी व्यतिकरण, उस समय परिणामी आयाम का मान अधिकतम होने से तीव्रता का मान अधिकतम होता है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस यानी कि विनाशी व्यतिकरण में परिणामी आयाम का मान मिनिमम या ज़ीरो होता है तो तीव्रता का मान भी मिनिमम या ज़ीरो प्राप्त होता है। तो ये आपका जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये इंटरफियरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स एमर्जिंग फ्रॉम द स्लिट्स को इस तरीके से डिफाइन करता है। तो यहाँ पर ब्राइट और डार्क फ्रिंज आपकी ऑल्टरनेटली इक्वल डिस्टेंसेस पर बनती है। तो ये है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अब हम इंटरफियरेंस की बात करें कि इंटरफियरेंस क्या होता है। इंटरफियरेंस क्या है? जब समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई सुपर इम्पोज होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम में किन्हीं पॉइंट्स पर तीव्रता का मान मैक्सिमम
और किन्हीं पर तीव्रता का मान मिनिमम होता है। कहने का मतलब ये है कि तरंगों के सुपरपोजिशन अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता का माध्यम में असमान वितरण का या पुनर्वितरण होता है और प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। When two waves of the same frequency travel in approximately the same direction and have a phase difference that remains constant with time, the resultant intensity of light is not distributed uniformly in space. It means the non-uniform distribution of the light intensity due to the superposition of two waves is called interference. At same points, the intensity is a maximum and the interference at these points is called constructive interference. At some other point, the intensity is minimum, possibly even zero, and the interference at these points is called destructive interference. Usually when two light waves are made to interfere, we get alternate dark and bright bonds of a regular or irregular space. These are called interference fringes. तो बेसिकली आपका क्या है, ये तरंगा के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता का माध्यम में असमान वितरण या पुनर्वितरण होता है, यानी कि द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट इंटेंसिटी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स इज कॉल्ड इंटरफियरेंस। अब आप देखिए, ये आपका मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है। S1 और S2 आपके ये दो सोर्सेज हैं। तो मतलब किसी माध्यम में दो बिंदु पर S1 और S2 ले लिए। अब कैसे आए आपके पास S1 और S2 कि S जो है एक नैरो स्लिट है जो एल्यूमिनेट होती है बाय अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट से, और S1 एंड S2 दो सिमिलर पैरेलल स्लिट्स हैं, वेरी क्लोज टुगेदर एंड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम S, बराबर दूरी पर है। मान लो द वेव फ्रॉम S1 और S2 पर पहुंचती है इन द सेम फेज। S से निकलने वाली जो वेव है S1 और S2 पर सेम फेज में पहुंचती है। देन बियॉन्ड S1 एंड S2 द वेव proceed as if they started from S1 and S2. अब हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकालनी है एट पॉइंट P ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड पैरेलल टू S1 एंड S2। ये जो स्क्रीन है ये रखा हुआ है जो कि स्लिट के पैरेलल है। इसके किसी पॉइंट P पर हमको क्या निकालनी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। S1 से जो वेव जा रही है, मान लीजिए उसकी इक्वेशन है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t। S2 से जो वेव जा रही है उसकी इक्वेशन है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा। और डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है, फेज डिफरेंस। मान लीजिए a1 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फ्रॉम S1 एंड A2 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फ्रॉम S2। S1 से आने वाली तरंग का आयाम A1 एंड S2 से आने वाली तरंग का आयाम A2 है। ये दोनों वेव्स कहाँ पहुँचती हैं, P पर, डिफरेंट पाथ को तय करते हुए। S1 से पहुँचती है तो P पर तो S1 P पाथ ट्रेवल करती है, और S2 से पहुँचती हैं तो S2 P पाथ ट्रेवल करती है, और यहाँ पर आकर अध्यारोपित होती हैं विद अ फेज डिफरेंस डेल्टा।
फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में एक रिलेशन होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स पाथ डिफरेंस। अब आपने ये फिगर ध्यान से देख लिया, अब आप आगे चलिए, ये मैंने सब आपको बता दिया। डेल्टा बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। डेल्टा क्या है? कलांतर। 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस मीन्स पथांतर। अब पाथ डिफरेंस कितना होगा? एक वेव S1 से पहुंच रही है P पर और एक वेव S2 से पहुंच रही है P पर, तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा? कैसे होगा? पाथ डिफरेंस कितना होगा? अब आप देखिए, यहाँ पर देखिए कैसे होगा। अगर मैं यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, इधर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो S1 और S2 से P पर पहुँचने वाली वेव के बीच में पथांतर कितना होगा? जब मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी तो देखिए आप, तो ये जो इसके पीछे का हिस्सा है, इस पॉइंट से पीछे का हिस्सा जो है वो इसका पाथ डिफरेंस कहलाएगा। और वो कितना होगा? अब ये वाला हिस्सा और यहाँ से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ये वाला हिस्सा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होने के कारण हम इसको S1P के बराबर ही लेते हैं। तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ? S2P माइनस S1P। कितना पाथ डिफरेंस हुआ? S2P माइनस S1P। तो ये आपका इधर मैंने ले लिया पाथ डिफरेंस, डेल्टा बराबर 2 पाई बाई लैम्डा S2P माइनस S1P। और अभी मैंने बताया था आपको S1 से जो वेव जा रही है उसकी इक्वेशन ये है, और S2 से जो वेव जा रही है उसकी इक्वेशन ये। अध्यारोपण के सिद्धांत के कारण जो इनका डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों के डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होगा। तो y बराबर y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू क्या है? a1 साइन ओमेगा टी, एंड y2 की वैल्यू क्या है? a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब आपने एक खोल लिया इसको, साइन 1 ओमेगा टी, इसको खोला, साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा, साइन कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। अब आपने ओमेगा टी वाली टर्म एक साथ ले ली और कॉस ओमेगा टी वाली टर्म एक साथ ले ली। अब मान लिया मैंने कि ये जो a1 प्लस a2 है दैट इज कैपिटल R कॉस थीटा, और ये जो है a2 साइन डेल्टा R साइन थीटा। तो y बराबर क्या हो गया? R साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, R कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। क्या बन गया? R कॉमन आ गया, दिस इज साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये जो P पॉइंट पर रिजल्टेंट वेव बनी उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब इन दोनों को मैं स्क्वायर करके अगर ऐड करूँ तो R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो R स्क्वायर बराबर क्या आ गया? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, और यहाँ पर आ जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, तो दोनों मिलके 1 हो गए। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। तो ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर a2 प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। तो जो P पॉइंट पर जो वेव बनी उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ गया? R स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। अब जो इंटेंसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी कि I बराबर R स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? I बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। अब हमें मालूम है डेल्टा बराबर क्या है? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P। तो I बराबर क्या हो गया? दिस इज I1, a1 स्क्वायर इज I1, a2 स्क्वायर इज I2, और 2a1 a2 तो अंडर रूट में आ गया कॉस डेल्टा। तो ये आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई। आपकी किसके बराबर हो गई? तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है एट पॉइंट P इज नॉट जस्ट द सम ऑफ द इंटेंसिटी ड्यू टू सेपरेट वेव्स, यानी कि ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ये सेपरेट वेव की इंटेंसिटी के सम के बराबर नहीं है, यानी कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, यानी कि I1 प्लस I2 नहीं है। इसकी वैल्यू क्या आई है आपके पास? इस तरह से। तो इसका मतलब ये दोनों वेव क्या कर रही हैं? व्यतिकरण आपकी कर रही हैं। अब आपका ले अगर हम कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो आपके पास क्या आ गया? कंडीशन फॉर मैक्सिमा यानी कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? कब मैक्सिमम होगी? I की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब कॉस डेल्टा की वैल्यू +1 होगी।
तो कॉस डेल्टा की वैल्यू +1 कब होगी? जब डेल्टा की वैल्यू 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, यानी कि डेल्टा बराबर 2n पाई, वेयर n इज वेरी फ्रॉम 1 to। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? पाथ डिफरेंस बराबर क्या रिलेशन आएगा? क्योंकि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होता है। तो जब डेल्टा 2n पाई है तो पाथ डिफरेंस जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो n लैम्डा आ गया। तो आई मैक्सिमम क्या हो गया? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, बिकॉज कॉस डेल्टा इज इक्वल टू 1। तो आई मैक्सिमम आ गया a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो आपने क्या देखा कि आई मैक्सिमम है आपका a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो दोनों की सेपरेट इंटेंसिटी के सम से ज़्यादा है, यानी कि आई मैक्सिमम इज ग्रेटर देन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। और अगर I1 बराबर I2 होता, यानी कि दोनों जो वेव्स आ रही हैं उनके एम्पलीट्यूड सेम होते, A1 बराबर A2 होता, तो I बराबर कितना हो जाता? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, आपके पास यही था, और दोनों बराबर हैं, तो किसके बराबर हो जाता? I बराबर 4I0, अगर मैं दोनों को बराबर ले लेती, क्योंकि I1 प्लस I2 अंडर रूट ऑफ 2I1 I2, तो I0 वापस आ गया, 2 और 3 4, तो 4I0 आ गया। कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो जो मैक्सिमम, तो आपने क्या देखा कि जो पाथ डिफरेंस है बिटवीन द टू वेव्स gradually changes and there is a variation in the intensity of light being alternately maxima and minima। तो ये आपके पास में आ गया इस तरीके से। तो आपने क्या देखा कि संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, और जो फेज डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? और इवन नंबर मल्टीपल ऑफ पाई। अब मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी? जब कॉस डेल्टा की वैल्यू -1 होगी। कब होती है? पाई, 3 पाई, तो यानी कि 2n + 1 पाई। डेल्टा क्या होगा? ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ पाई। जो फेज डिफरेंस है दोनों वेव के लिए ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। और पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास रिलेशन है डेल्टा बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। अब हम डेल्टा की जगह अगर हम 2n + 1 पाई रखेंगे तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2n + 1 लैम्डा बाय 2, यानी कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस पाथ डिफरेंस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2n + 1 लैम्डा बाय 2। क्या होना चाहिए? लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज, 2n + 1 लैम्डा बाई 2। इस कंडीशन में आपकी जो है इंटेंसिटी लेस देन A1 स्क्वायर प्लस A2 होगी। फिर वही, अगर दोनों इंटेंसिटीज बराबर हों तो आई मिनिमम क्या आ जाएगा? आपके पास 0 आ जाएगा। तो आपने देखा कि आपको ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं, यानी कि जब दोनों सेम फेज में होते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मैक्सिमम इंटेंसिटी, और जब दोनों अपोजिट फेज में होते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस और इंटेंसिटी 0। कंस्ट्रक्टिव के लिए जो आपका फेज डिफरेंस है डेल्टा पाई का समगुणज होना चाहिए, और विनाशी व्यतिकरण के लिए पाई का विषम गुणज होना चाहिए। अब अगर हम इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखें, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो आप देखिए इस तरीके से बनता है इसका। ये आपके पास हो गया, ये पूरे साइकिल के लिए इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट पर, ये तो हमें पता है कितनी होती है, I बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा। और इन केस A1 और A2 बराबर हैं तो उस समय ये क्या हो जाएगा आपके पास में? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस ऑफ डेल्टा, यानी कि 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस ऑफ डेल्टा, 2A स्क्वायर बाहर निकालो 1 + कॉस ऑफ डेल्टा।
अब आप इसमें देखिए कि इस पॉइंट्स पे जो आपकी है ये ग्राफ बिटवीन आई और डेल्टा है, फेज डिफरेंस में और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ है। और ये कैसा कर्व है, आई और डेल्टा के बीच में आपने ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपने ले लिया। तो ये कर्व जो आपको दिख रहा है, इसमें आपने क्या देखा कि ये एक पीरियोडिक कर्व है। कैसा कर्व है ये, पीरियोडिक कर्व है, जिसके हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट कहाँ पर है, हाईएस्ट कहाँ पर है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, जो अपन ने मैक्सिमम इंटेंसिटी निकाली थी, एंड लोवेस्ट क्या है, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, एंड विच आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। ये आपने देखा। और अगर a1 बराबर a2 है तो उस कंडीशन में ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर कितना है, 4i0, और ये कितना है, 0। अगर a1 बराबर a2 है तो यहाँ पर आ गया इन केस ये वाली इंटेंसिटी 4i0, या ये वाली कितनी हो जाएगी, 0। तो ये तो आपके पास है। तो जो इसकी एवरेज इंटेंसिटी है वो क्या है, एवरेज इंटेंसिटी किस हिसाब से वेरी करती है, तो आपने क्या देखा कि जो इंटरफियरेंस में डिफरेंट पॉइंट्स पर तीव्रता अधिकतम 4i0 इन केस अगर हम दोनों की इंटेंसिटीज इक्वल ले रहे हैं, और न्यूनतम क्या होगी, 0 के बीच में बदलती रहती है। जबकि यदि दो डिफरेंट सोर्स होते हैं तो तीव्रता सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित होती है। जैसे कि उसका मान i0 प्लस i0 बराबर 2i0 हो जाता है, यानी कि ये पॉइंट जो है इसका ये क्या है, 2i0। तो ये 0 से लेके आपके 4i0 तक हो रही है, तो जो इसकी एवरेज इंटेंसिटी है वो कितनी हो गई, 2i0। तो एनर्जी में जो इंटरफियरेंस है उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है, अपितु जो आपकी एनर्जी है वो मिनिमम तीव्रता से मैक्सिमम तीव्रता के बिंदुओं पर स्थानांतरित हो जाती है, यानी कि एनर्जी कंजर्व रहती है। और इसमें इसकी जो माध्य तीव्रता है वो कितनी है, 2i0, दैट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अगर हम इस फॉर्म की बात करें, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर मैक्सिमम और a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर मिनिमम, तो एवरेज कितना आएगा, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी इन दोनों के बीच में वेरी कर रही है तो इसका एवरेज आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। और अगर हम ये बात करें कि दोनों की इंटेंसिटी सेम है, दोनों सोर्सेज से आ रही वेव की, तो मैक्सिमम 4i0 और 0 के बीच में करेगी, तब इसकी एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, 2i0। तो मतलब 0 से इसके बीच में ही वेरी करती रहती है। इसका मतलब वॉट एवर एनर्जी apparently disappear at the minima is actually present at the maxima. There is no violation of law of conservation of energy in the phenomena of interference. तो ये है आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इंटरफियरेंस आपका ये है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे फ्रिंज विड्थ क्या होती है, और इससे आगे और भी कई इसके इंटरफियरेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं। थैंक यू।